अच्छा, वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक जनरल बात बता देता हूँ। कंप्यूटर्स की टाइप्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और सर्वर फॉर्म्स। ये एक्सप्लेन किया था कल मैंने। अच्छा, हाँ ओरल, ये है ही ओरल, ओरल बात। जब हम बचपन थे ना, वो छोटे थे, तो हमें बताया जाता था कि जी कंप्यूटर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। कुछ होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स की जो ताकत होती है ज़्यादा होगी कम होगी? जनरली दिमाग क्या कहता है, ताकत उससे क्या होगी? कम होगी, कम पावरफुल होंगे वो, क्योंकि वो सिर्फ हमारी रेगुलर डेली बेस्ड नीड्स को पूरा करते होंगे। वो बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करते होंगे, इन डेप्थ प्रोसेसिंग नहीं परफॉर्म करते होंगे। समझ आ रही है कि नहीं? बेसिक चीज़ों को एग्जीक्यूट करते होंगे। फिर इसके अलावा जो उससे जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो प्रोसेसिंग जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए सॉल्व होते हैं, जिसमें यू कैन से दैट कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आइट्रेशंस रिक्वायर्ड होती हैं अपने एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। आइट्रेशन बोलते हैं रिपीटिशन, इसी एक काम को बार बार परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं? वो होती है आइट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इट इज नोन एज आइट्रेशन। आइट्रेशन रिक्वायर्ड हो किसी भी जगह पे, तो वहां पे ऐसे कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा हो, जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा हो, वो इस्तेमाल होते हैं। हाँ, क्लाउड्स आ गए, बिल्कुल सही है, समझ आई? सो जो मैंने कल जिसकी बात की थी, मैंने कहा था जो पब्लिक क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड क्यों बहुत हैवी कंप्यूटर्स क्यों होने चाहिए? सेंस क्या कहती है हमारी? पब्लिक क्लाउड्स क्यों, कंप्यूटर्स हैवी क्यों होने चाहिए? सिंपल कंप्यूटर्स पब्लिक क्लाउड क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मेनी पीपल wants to get connectivity, they are connecting at one time with that particular computer, means that computer is providing services to many different computers. Client server request generate हो रही होती है ना उसके ऊपर। one computer is being used to give services to many computers present on the internet that want access of that computer at one time. So its power should be relatively higher than what normal computer. So that computer must be a computer having very gigantic power. आप उसको कह सकते हैं सर्वर फार्म भी बोल सकते हैं इफ इट्स यूज्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटर्स। सर्वर फार्म मींस बहुत ज्यादा सारे सर्वर्स कैस्केडेड अंदाज में सीरीज का पता ना, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो यहाँ पे सर्वर्स को सीरीज अंदाज में, सीरीज की तरह से अटैच किया जाएगा, ताकि एज अ होल बड़ी स्टोरेज प्रोवाइड की जा सकती है, ज्यादा स्टोरेज दी जा सके कंप्यूटर्स को। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो कुछ फायदे भी होते हैं इसकी, कुछ नुकसान भी होते हैं। कल मैंने उसके अलावा एक डिफरेंट बात आपको बताई थी। मैंने कहा था सर्वर्स प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? 3 सर्विसेज हो सकती हैं। कल क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन, प्लेटफॉर्म प्रोविजन और सॉफ्टवेयर प्रोविजन। ठीक है, सो लिखें सर्विसेज प्रोवाइडेड। एक मिनट, आपने पब्लिक क्लाउड लिख लिया? हाइब्रिड क्लाउड भी लिखें। हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड क्लाउड is a combination of private and public clouds इसका मतलब क्या है? सम डेटा रिजाइड्स ऑन प्राइवेट क्लाउड एंड सम डेटा रिजाइड्स ऑन पब्लिक क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड पे कौन सा डेटा रखा जाएगा? मोस्ट सेंसिटिव डेटा, दैट यू डू नॉट वांट समवन एल्स टू लुक एट दैट डेटा। ठीक है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में नहीं हो सकता, आप उसको क्लाउड पर ही डालना चाहते हैं, जहां से इंटरनेट एक्सेसिबल डेटा होना चाहिए, बट मोर सेंसिटिव डेटा विच यू डू नॉट वांट समवन टू लुक इनटू योर डेटा।
और प्राइवेट में डाल देंगे। वो डेटा जो आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको पब्लिक क्लाउड के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट hybrid cloud is a combination of private and public clouds. Some of the data resides in the private cloud and less sensitive less sensitive या लेस कमर्शियल डेटा, शुरू से बताता हूँ, ये कॉम्बिनेशन है प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स का। हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स, लिख लिया। Some of the data resides in private cloud and some of the data resides in private cloud and less sensitive data slash less commercial data is stored on the public cloud which could be accessed from internet, ठीक है। तो जो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, दोनों को एक्सेस इंटरनेट के जरिए ही किया जाएगा। पब्लिक को तो किया ही किसके जरिए जाता है, इंटरनेट के जरिए। प्राइवेट को भी किसके जरिए किया जाता है, इंटरनेट के जरिए किया जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? अगर इंटरनेट के जरिए नहीं करना तो अकल क्या कहती है, अपनी प्राइवेट लैन बिछा लो, अपनी प्राइवेट लैन बिछा लो। ऐसा कोई करता नहीं है वैसे, पता है क्यों? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते ही किसको है, एक ऐसी कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी जो आपकी ऑन साइट नहीं है, कहीं और है, आप उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कंप्यूटर आपका अपना भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। अगर आपका अपना है तो उससे डेटा लेना या उसको डेटा देना, मीडियम की जरूरत है। मीडियम अपना बिछा लो, बहुत महंगा हो जाएगा अगर आप अपना मीडियम बिछाते हो ऑप्टिक फाइबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं समझ आ रही? आ रही समझ के नहीं? तो आप अगर अपना डेटा बिछाते हो, हम इंटरनेट नहीं बोलेंगे उसको, हम फिर क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे, प्राइवेट लैन बोल लेंगे। समझ आ रही है? प्राइवेट नेटवर्क बोल लेंगे उसके लिए। गर्ल्स को मेरी बात समझ आ रही है? बट ऐसा नहीं किया जाता, क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। सो प्राइवेट क्लाउड के लिए भी हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, पब्लिक क्लाउड के लिए भी इंटरनेट की जरूरत होती है। क्लियर हो रही है? अच्छा, प्राइवेट क्या होता है, ऑन साइट भी हो सकता है, ऑफ साइट भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, ऑफ साइट होता है। ये क्या होता है, ये ऑफ साइट होता है। पब्लिक क्लाउड कौन सा होता है? ये वो कंपनीज होती हैं जो क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग कुड बी कितनी? एक तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, किसके लिए? आप डेटा स्टोर करें आके, हम एक प्लेटफॉर्म दे दे आपको, आओ यहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्राई करो, रन करो। जैसे नहीं, जो मोटो जीपी जो गाड़ियों की जो रेस होती है, उनको एक ट्रैक दिया जाता है, वहां पे आके आप प्रैक्टिस करें अपनी। तो जो असल जगह होती है वहां पे प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता। क्यों नहीं अलाउड होता असल जगह में? रीजन उसकी ये होती है कि रोड खराब होती है, जब गाड़ियों उस पे आके स्केटें मार रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, टायर तो खराब होती हैं, रोडें भी खराब होती हैं। तो रोड को बार बार, क्योंकि वो रोड तो काफी एक्सपेंसिव होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जिसने प्रैक्टिस करनी है वो अपनी दूसरी रोड पर जाके प्रैक्टिस करेगा। और मेन जगह में आके प्रैक्टिस कैसे होती है, जिस दिन मैच होता है उससे थोड़ा सा पहले कहते हैं आओ जरा 2-4 राउंड लगा लो ताकि आपको मैप समझ आ जाए इसका, उस दिन सिर्फ अलाउ करते हैं। हॉर्स राइडिंग में भी ऐसे होता है, जो जंपे शंपे मार रहे होते हैं हॉर्सेस, आई डोंट नो उस गेम को क्या बोलते हैं, बट वो उस पोलो नहीं, वो जो इसमें हर्डल्स में से जंप मारते हैं, और वो पूरा ट्रैक समझाया जाता है पहले कि यहाँ से भागेंगे, उसको पहले सीखता है, और जो उनसे जॉकी होता है उसका। समझ आ रही बात? की इसी तरह क्रिकेट जब खेली जाती है तो पहले ग्राउंड में आकर टेस्ट मैच खेला जाता है, ट्रायल मैच खेला जाता है, ताकि पिच को समझा जा सके। जैसे इन्होंने भी, हमारी टीमों ने भी किया, नेट भी लगाए होते हैं, नेट नहीं भी लगाए होते तो उसके अलावा भी वो नेट के लिए अलग पिचें होती है उनकी, ठीक है। लेकिन जो नहीं, हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम ने मैच खेला और 2 मैच हारी थी स्टार्टिंग, वो एक ट्रायल था, माहौल को समझना उस तरह से। इसी तरह से जब फुटबॉल का मैच होता है तो पहले आके लोग खेलते हैं फुटबॉल, ग्राउंड में आते हैं, पहले वो किकें शिकें मारते हैं, उसको समझते हैं कि बॉल कैसी है, बॉल को कितना जोर लगाऊंगा तो किधर जाएगा, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं बॉल को, सब ग्राउंड को समझ रहे होते हैं, हवा को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, क्राउड को देख रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? इसी तरह से
हम लोग भी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्टवेयर की प्रोविजन होती है कि आओ टेस्ट करो अपने सॉफ्टवेयर, चलते हैं कि नहीं चलते, सही चल रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं इसके अंदर, ताकि वो रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, रियल प्लेटफॉर्म पे वो मसले ना आए। क्यों जी? रियल प्लेटफॉर्म पे वो मसले ना आए, क्योंकि आपने जिस क्लाइंट को प्रोवाइड करना है अपना सॉफ्टवेयर, हो सकता है वो क्लाइंट आपके पास नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, ये किसी फार फ्लंज एरियाज में बैठा हुआ है, ही नीड्स अ सॉफ्टवेयर एंड यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग वाया इंटरनेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का तो सबसे मजे की बात ही ये है कि इसका जो कह लें कि जो स्कोप होता है वो पूरी दुनिया इसका स्कोप है। सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है? आपका बॉस जो वो काम देगा, एक बिल्डिंग उसका स्कोप है। कंप्यूटर का स्कोप क्या है? आप इसका काम दुनिया में किसी से भी पकड़ सकते हैं, कोई भी आपको कोई काम देगा आप उसको करें। यू जस्ट हैव टू बी ए शार्प पर्सन जिसको पता हो कि बात कैसे करनी है, हाउ टू ग्रैब द प्रोजेक्ट्स। क्या ख्याल है? सो कंप्यूटर के अंदर सबसे जो आगे काम आने वाली है, स्किल्स काम आने वाली है। स्किल्स प्लस सेकंड थिंग क्या भला? कम्युनिकेशन स्किल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? नहीं समझ आ रही? तो इस पे बहुत काम करना है। अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक, हु डज नॉट रिप्लाइज, हु जस्ट कीप्स सिटिंग, जस्ट लिसन्स, डू नॉट इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन एनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, उसके लिए मुस्तकबिल नहीं है। जिंदा रह लेगा, कमा लेगा, लेकिन वो आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, you have to learn how to sell yourself, how to sell your product, how to grab a product. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इट्स नॉट ओनली यू हु आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, देयर आर पूरी आर्मी बैठी हुई जो प्रोजेक्ट करना चाहेगी। सो व्हाई अ प्रोजेक्ट वुड बी गिवन टू यू? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? अगर आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं किसी के सामने जाकर, यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट। राइट नाउ आजकल ये बहुत कम होता है कि जो एक्चुअल डेवलपर है, ही इज नॉट अ गुड स्पीकर। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द पर्सन हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर, अ पर्सन हु जस्ट नोज हाउ टू टॉक, a person who just knows how to deliver, how to talk to someone, how to answer someone. Developer programming में he will be champion, but जब बात करने की बारी आएगी तो he will sort of a nerd. आपने बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा इस तरह से कि जो हैकर्स हैं, इस तरह के डेवलपर्स होते हैं, they are not good communicators. They are like nerd type of figure दिखाते हैं उसका, क्योंकि उसको बात ही नहीं करना आ रही होती, वो दुनिया से थोड़ा कटा हुआ इंसान होता है। So if we talk about some commercial aspects, you have to talk. You have to breaking ice आपको आनी चाहिए, आपको अल्फाज का चुनाव इस तरह से बेहतर तरीके से आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस होती है बाकायदा। ठीक है, तो ये बचपन से इंसान जब थोड़ा सा होता है तो एक एज में आके वो बहुत चैंपियन बन जाता है, बनिस्बत उसके जिसने सीखा ही कब होगा, बाद में सीखा होगा बात कैसे करनी है। तो शुरू से ही जो बच्चा थोड़ा सा टॉकेटिव होता है, उनका मुस्तकबिल थोड़ा ब्राइट भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं, जो आपके जो टॉप ग्रेड्स वाले लोग होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते, एवरेज ग्रेड्स वाले कामयाब ज्यादा हो जाते हैं। रीजन उसकी क्या होती है? बिकॉज एवरेज ग्रेड वाला इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन ग्रेड्स, ही इज फोकसिंग ऑन अदर एक्टिविटीज एज वेल। समझ आ रही बात है कि नहीं? और जो सिर्फ ग्रेड के पीछे भाग रहा होता है, 4 में से 4 जीपीए ले लिया, तो ही इज मोर टुवर्ड्स द एजुकेशन थिंग, उसको कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं आती, वो इतना स्मार्ट नहीं होता। स्ट्रीट स्मार्टनेस किस में होती है? एक एवरेज स्टूडेंट्स में होती है। समझ आ रही है? बट मुस्तकबिल का दौर इस तरह का आ रहा है कि ग्रेड्स भी अच्छे होने चाहिए और स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। और यूनिवर्सिटी आपकी इस वक्त स्मार्टनेस नहीं देख रही हो, आपके सिर्फ ग्रेड्स देख रही है। तो ग्रेड्स सिर्फ किस लिए चाहिए? यूनिवर्सिटी के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं चाहिए, याद रखना। फॉर अ गुड बेटर यूनिवर्सिटी, बिकॉज अ यूनिवर्सिटी टेक्स ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, उनके पास 100 सीटें हैं और स्टूडेंट्स की तादाद, एप्लीकेंट्स हज़ारों की तादाद में, तो हाउ वुड दे हैव वेरी लेस टाइम? उतने कम टाइम में वो आपको पर्सनैलिटी असेस तो नहीं कर सकते ना, वो आपके साथ कोई आपकी शक्ल सूरत, आपकी कास्ट या आपकी पैसों के ऊपर या आपकी किसी और चीज़ पे आपको एडमिशन देंगे। द ओनली क्राइटेरिया जिस पे कोई बंदा पूरी दुनिया बहस नहीं करती, इट्स जस्ट कम विद योर मार्क्स। समझ आ रही बात है? अदरवाइज अगर मैं आपके इंटरव्यू बेस्ड आपको एडमिशन दे रहा होता तो बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही होती। ठीक है, कि आपने उसको कैसे इंटरव्यू दे दिया, आपने उसको कैसे पास कर दिया, आपने उसको कैसे कर दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो यहाँ तक समझ आई? इवन व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, जैसे आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल 100 बच्चों का एडमिशन देना है उन्होंने, तो 300 बच्चों को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अप्लाई पूरे पाकिस्तान से बहुत से बच्चे कर रहे होते हैं, तो 300 टॉप 300 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो जिनके मार्क्स टाई हो जाते हैं आपस में, फिर वो इंटरव्यू लेते होते हैं, तो कौन इतना काबिल है कि जिसको हम एडमिशन दे सकें। ठीक है, 1 आउट ऑफ 3 फिर चूज कर लिया जाता है। दे जस्ट टॉक टू यू, और वो उनको जो बात सवालों के हिसाब से जो जवाब मिल रहे होते हैं, उन जवाबों के बेस पे आपको वो एडमिशन देते हैं या नहीं देते। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आई? इसी तरह से स्कॉलरशिप्स में भी होता है, जब 3-4 लोगों का टाई आ जाता है, सब स्टेटस सेम चल रहा होता है, फिर दे टॉक टू यू,
वो कहते हैं कि इसके अलावा क्या चीज़, हर जगह जब ब्रेकअप हो जाता है ना, मतलब ब्रेक इवन पे आ जाते हो सारे, वहाँ पे फिर इंटरव्यूज आते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पढ़ाने से इतना फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस इंसान का बहाल होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं मैथ्स से, तो आपको किसी भी लम्हे किसी भी जगह खड़ा कर दिया जाए तो यू कैन टॉक। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, दे आर वेरी गुड, लाइक दे हैव वेरी गुड प्रोफाइल एज कम्पेयर टू मी, बट अक्सर जगह जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इट विल हेल्प यू गेटिंग वीजाज, इन फैक्ट यू गाइज आर पाकिस्तानीज, यू इट विल हेल्प यू गेटिंग वीजाज। जो इंटरव्यू बेस्ड वीजाज होते हैं, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू आंसर, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। इंटरव्यू लिए ही क्यों जाते हैं? ताकि आपकी पर्सनैलिटी असेस की जा सके, अदर देन व्हाट यू हैव रिटन ऑन द कंप्यूटर। समझ आ रही बात की? इट्स नॉट लाइक इफ यू आर स्किनी, यू आर चबी, तो आपको उस बेस पे वीज़ा मिलेगा। वो आपको आर्मी में नहीं भर्ती करने जा रहे, उन्होंने आपको अपनी कंट्री में लेटिन करना है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? आ रही है ना? सो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए जब मैं क्लास में सवाल पूछ रहा हूँ तो कोई बच्चे मुझे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, ही। आई डोंट नीड योर स्माइल। मेरी बात समझ आ रही है? आई जस्ट नीड एन आंसर, गिव मी अ बैड आंसर, रॉन्ग आंसर, जस्ट रिप्लाई विद समथिंग। ठीक है काशान? इट्स नॉट यू, आई एम जस्ट वैसे ही नाम याद कर रहा हूँ, मुझे याद भी आया नहीं। ठीक है, इट्स नॉट यू इन फैक्ट। सो लिख लें, in cloud computing services provided are in cloud computing services provided are number 1 infrastructure provision। इसके 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन क्लाउड कंप्यूटिंग जनरल पॉइंट आप बना सकते हैं, पब्लिक से हट गया, प्राइवेट पब्लिक और हाइब्रिड से हट गया ये। अभी जनरल पॉइंट आ गया क्योंकि इसमें मैं तीनों बताऊंगा कि उस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड स्टोरेज भी दी जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देना, उसका मतलब ये है कि अपना दे देता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं इसमें डेटा स्टोर करो, फाइल्स जो पड़ी उनको यूज करो। फिर सॉफ्टवेयर दे देता है, कुछ सॉफ्टवेयर वो आप इंटरनेट पर इस्तेमाल करो, या वो प्लेटफॉर्म दे देता है आके इस पर अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करो चल रही है कि नहीं चल रही। ताकि अक्सर औकात ना कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं जो मशीन को करप्ट करें, मशीन को ख़राब करें, तो या ख़राब हो जाती है मशीन सम टाइम उनसे। वायरसेस का ऐसा प्रोड्यूस होना कि हार्डवेयर माल फंक्शनिंग आ जाती है। समझ आ रही कि नहीं? कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, मालवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पर रन करें ना, आपके हार्डवेयर को डैमेज कर देते हैं वो। तो उसके लिए हल सिर्फ क्या होता है, हार्डवेयर की रिप्लेसमेंट होता है, उस हार्डवेयर को चेंज करना पड़ता है। ये सबसे लीथल अटैक होता है वायरस का, कि जो आपकी मशीन ही ख़राब कर देती है। सॉफ्टवेयर तो ऐसा ना कि सॉफ्टवेयर तो आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, इंटरनेट से आप डाउनलोड करें, नया सॉफ्टवेयर डालें या कुछ इस तरह से कर लें। हार्डवेयर सबसे लीथल होता है कि आपकी मशीन ही ख़राब कर दे वो। तो जब तक मशीन रिप्लेस नहीं होगी, आपकी वो आईसी रिप्लेस नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप आओ हमारे सॉफ्टवेयर पे आके, हमारे कंप्यूटर पे आके ऐसे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करो, कुछ खराबी हुई तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, दे चार्ज यू सम मनी। जी, होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन नंबर 1, नंबर 2 प्लेटफॉर्म प्रोविजन, ये हम पढ़ेंगे कब। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हार्डवेयर मैल फंक्शनिंग भी कॉज करते हैं। ठीक है, नंबर 3 सॉफ्टवेयर प्रोविजन। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन में क्या होगा, रनिंग सॉफ्टवेयर एंड इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। increased storage capacity। प्लेटफॉर्म प्रोविजन में क्या होगा, ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर प्रोविजन में क्या आएगा, runs applications that require high performance and expensive softwares।
provides expensive softwares, provides expensive softwares and runs applications that require high processing, that require high processing या high performance systems. अच्छा, इसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। फायदे क्या होते हैं क्लाउड स्टोरेज के, तो बता सकता है? जल्दी जल्दी बताएं। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, ऑफर्स अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, और डेटा या यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। तीसरा, डेटा अगर आपके कंप्यूटर पे लॉस हो जाए तो बैकअप से आप उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। आई लॉस्ट माई 2 phones इन स्पेन, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, वजह बैकअप बना हुआ था। समझ आ रही है? मेरा बैकअप हर हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। सो सिर्फ नुकसान किसका होगा मेरा, जब आज बैकअप हो गया, मंडे को बैकअप हो गया, सैटरडे को अगर गुम हो जाएगी ना तो मंडे से सैटरडे तक का नहीं मिलेगा मुझे डेटा। समझ आ रही है? मंडे तक का सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। तो मुझे परवाह नहीं थी किसी चीज़ की, वजह मुझे पता चला कोई बात नहीं, 4-5 दिनों की या हफ्ते की तस्वीरें मुझे नहीं मिलेंगी तो कोई इशू नहीं, बाकी उससे पहले पहले की जितनी तस्वीरें मेरे पास दोबारा आ जाएंगी, ठीक है। नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मुझे बताओ बैकअप कब कब बनाती है? एवरी डे। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एवरी मिनट? यस, एवरी सेकेंड इनफैक्ट। आपने कहा हर दिन, तो आज के दिन का डेटा सारा जाया गया अगर कुछ हो गया तो? नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात की कि नहीं? कितना प्रॉब्लम आएगा इस तरह से। तो आज जितने लोग गए हैं पैसे जमा कराए हैं पासपोर्ट बनने के लिए, तो अगर उनका डेटा गया, मैं भी चला जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट भी दो। आप सारे चले जाओगे, मेरा पासपोर्ट भी दो। मैं तो आया था आज पासपोर्ट जमा कराने के लिए। तो इसकी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, डेटा लॉस। चाहिए तो 1 डे तो नहीं हो सकता, वीकली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। 1 मिनट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में जिसने क्लिक कर दिया और वो उठ के चला गया और वो गया, तो वो किधर ढूंढो भाई, किधर गया किधर गया। समझ आ रही है? तो हर सेकंड पे होगा ये। क्या ख्याल है? नहीं समझ आई मेरी बात? समझ आ रही है? हर सेकंड के ऊपर उसका बैकअप बनता जा रहा है। तो नादरा के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं। वो उसका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। अच्छा, एक और सवाल है, वैसे वो सिंपल कंप्यूटर होगा जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सारे नादरा के यूजर्स को, या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। उसमें एक सर्वर लगा होगा या सर्वर फार्म लगे होंगे? सर्वर फार्म्स लगे होंगे। आपको पता है उन सर्वर फार्म की एक्सेस पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो परमिशन दे दी थी उस सर्वर फार्म को एक्सेस करने की। किस किस को? FBR को भी दे दी थी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स इंप्लीमेंट करता है, उसको भी दे दी थी। FIA के पास तो पहले से ही है वो उसकी एक्सेस, ISI के पास तो पहले से ही है, MI के पास तो उस सर्वर की एक्सेस पहले से ही है, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास उस सर्वर की एक्सेस पहले से ही है। किसी को अगर उन्होंने देखना है कि किसी का घर का एड्रेस क्या है, खानदान में कितने लोग हैं, ताकि क्या किया जा सके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक कंट्री में मेंटेन की जा सके। लेकिन FBR के पास भी अब दे दिया है उन्होंने, फॉरेन ऑफिस को भी दे दी। तो सारे इदारे, याद है कि नहीं, सारे उसने क्या कहता, सारे इदारों को क्या कर देंगे हम, सेंट्रलाइज कर देंगे सारा सिस्टम। सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है, हर एक को दूसरे का डेटा क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो ये हो सकता है। और इसके अलावा आपको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हर वक्त अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू कैन एक्सेस द क्लाउड स्टोरेज एनीवेयर फ्रॉम द रिमोटली ऑन द इंटरनेट। ठीक है, और नुकसान क्या क्या हो गया इसका? पहला नुकसान, इंटरनेट ना हुआ तो यू कैन नॉट गेट एक्सेस टू योर क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, या इंटरनेट स्लो हुआ तो तब भी आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। दूसरा,
स्टोरेज की कॉस्ट जो सी है, क्लाउड स्टोरेज की कॉस्ट क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। और इसका नुकसान क्या हो सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपसे बहुत ज्यादा पैसे लेंगे हर दफा डाउनलोड या अपलोड करने के। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी आपसे क्या करेगा, पैसे चार्ज करेगा हर दफा डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए। अगर आपकी फाइल्स बड़ी हैं तो डाउनलोड करने के पैसे भी लगेंगे, अपलोड करने के पैसे भी लगेंगे। ये भी मुझे सोचना था जब मैं अपना सर्वर डिप्लॉय कर रहा था, मुझे ये भी सोचना था कि यार अभी तो मैं फॉर एग्जांपल महीने का जो उनसे जितने भी जीबीज हैं, आई एम लेट्स से गिविंग 4000 5000, बट आफ्टर दैट जीबीज बढ़ते रहेंगे, मैं पैसे भी ज़्यादा देता रहूँगा, तो वो क्लाउड स्टोरेज भी महंगी और डेटा भेजना और लाना भी महंगा उसके लिए। ठीक है। अगर एक और प्रॉब्लम, डेटा प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम, व्हाट इफ अगर क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर उसके क्लाउड को कुछ हो जाए, आग लग जाए, फिर क्या होगा? समझ आ रही बात है कि नहीं? आपको डेटा तो गया। नॉर्मली मूवीज में क्या दिखाया जाता है, हमेशा अमेरिका में सैलाब आता है, कभी नोट किया है? ज़ॉम्बीज भी हमेशा किधर आती हैं, अमेरिका में। सैलाब भी किधर आता है, अमेरिका में। एटम बम भी किधर गिरता है, अमेरिका में गिरता है। मजलूम भी कौन है, अमेरिका ही है। मतलब वो उनका ये विजन है बाकायदा, ये दिखाना कि हम लोग बहुत वो हैं और फलाना, बड़ा रिसर्च कर रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए। आपने अगर अपने क्लाउड्स अमेरिका में रखे हुए हैं तो सोचें उनके क्लाउड्स अगर ख़राब हो गए, कुछ हो गया वहाँ पे, तो फिर क्या होगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो लोग भी क्या करते हैं, उन्होंने भी कॉपीज रखी होती हैं आपके डेटा की। एक डेटा उन्होंने वियतनाम में रखा होगा, एक डेटा उन्होंने कीनिया में रखा होगा, और एक डेटा उन्होंने अमेरिका में रखा होगा। अमेरिका में क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने यूज करना है आपके डेटा को, तो उनका यूजेज के लिए डेटा स्पीड चाहिए उनको, तो वो करीब होना चाहिए जो कंप्यूटर्स उनको एक्सेस करना चाहते हैं आपके डेटा को। जैसे मेरे कंप्यूटर में रैम और प्रोसेसर दोनों बहुत करीब करीब साथ अटैच होते हैं। इस कंप्यूटर के अंदर रैम उधर और प्रोसेसर इधर अटैच नहीं होता, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा आना जाना होता है ना इन दोनों के अंदर। तो इनको मशीनरी के एतबार से भी इकट्ठा एम्बेडेड किया जाता है, इकट्ठा डिप्लॉय किया जाता है। दो जो चिप्स होंगी रैम की और प्रोसेसर की, वो चिप्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं, ताकि इनका डेटा आने जाने में क्या हो, कम टाइम लगाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो अपने क्लाउड सर्वर्स का भी बैकअप्स बना रहे होते हैं। तो अगर एक वक्त में वियतनाम भी खराब हो गया, उधर भी बम गिर गया, अमेरिका में भी बम गिर गया, किसी और कीनिया में भी बम गिर गया, या तीनों जगह का डेटा करप्ट हो गया, तो उसका मतलब क्या है? जहन में क्या बात आती है? अब डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी जान बचाओ। सही है कि नहीं? या दुआ मांगो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड देन गॉन। सही है? हो सकता है ना क़यामत आ गई हो, तीनों जगह का डेटा करप्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? तो ये थे उसके नुकसानात, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बिट स्ट्रीमिंग करेंगे, वन ऑफ द वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, बिट स्ट्रीमिंग। ठीक है, रियल टाइम बिट स्ट्रीमिंग एंड ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये भी आसान कॉन्सेप्ट है, रियल टाइम एंड ऑन डिमांड। फिर मैं आईपी पे भी आऊँगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पे।